नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूं, वायुमंडल। ये वायुमंडल उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ, एआरओ, री एग्जाम तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का यांत्रिक मिश्रण होता है। इसमें मनुष्य, जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के लिए जो भी आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी यहाँ पाए जाते हैं। तो आज हम सभी लोग इन्हीं पर विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। मिशन जीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में अब तक किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है, जैसे हम सभी मनुष्यों या कह लें कि जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उसी तरह पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है दोस्तों। लगभग 99% भाग केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है दोस्तों। शेष लगभग 1% भाग आर्गन, कार्बन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम तथा हाइड्रोजन तथा जेनान का है दोस्तों। अगर हम बात करें इनमें गैसों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत दोस्तों? लगभग 78.084% है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट उपस्थित है। दूसरे नंबर पे हम बात कर लें दोस्तों तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लगभग 20.947% है। आर्गन की बात कर लें दोस्तों तो आर्गन 0.934% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें दोस्तों तो 0.0407। नियॉन की बात कर लें तो 0.0018। इतनी ही गैसों का परसेंटेज आपको याद रखना है दोस्तों। बाकी और आप जानना चाहें तो हीलियम हो गया, और भी गैसें हैं यहाँ पे। हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन हो गया और जेनान हो गया। लगभग आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लगभग 9 गैसों का मिश्रण है। लगभग 9 गैसों का मिश्रण है वायुमंडल में दोस्तों। यदि हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि वायुमंडल की संरचना के बारे में, हम लोग दोस्तों डिस्कस करें वायुमंडल की संरचना के बारे में दोस्तों, तो
ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं इसे। यदि हम लोग बात करें दोस्तों वायुमंडल संरचना की, किसकी दोस्तों? वायुमंडल वायुमंडल संरचना की, इसके बारे में बात कर लें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए तो ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, देखा जाए ये पोल है, ये क्या है? भूमध्य रेखा, यहां से गुजरती है दोस्तों भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है दोस्तों। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे अधिकतम टेम्परेचर रहता है दोस्तों। इसकी बात करेंगे तो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अगर हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बना के देखें अपने समझने के लिए, ये पृथ्वी है, क्या है दोस्तों? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इधर थोड़ा से इसे हम लोग कहेंगे क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है दोस्तों। जो यहाँ पे ऊंचाई है 8 किलोमीटर है। इधर जो आप इक्वेटर पे देखेंगे ये लगभग 18 किलोमीटर है दोस्तों। औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 15 किलोमीटर है। क्या दोस्तों? 15 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल के ऊपर चलें, समताप मंडल, यहाँ आप देखने को मिलेगा दोस्तों समताप मंडल। ये है समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 50 है। कितना दोस्तों? 50 किलोमीटर। इसके बाद आपको मिलेगा मध्य मंडल। मध्य मंडल दोस्तों, मध्य मंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा आयन मंडल। आयन मंडल और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। तो ये आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग जान लें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें दोस्तों। हम लोग इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पहली बात करें क्षोभ मंडल की, किसकी दोस्तों? क्षोभ मंडल। यदि हम बात करें क्षोभ मंडल को हम लोग और क्या कहते हैं? संवहन मंडल। क्षोभ मंडल की कहते हैं हम लोग संवहन मंडल कहते हैं दोस्तों। इसी संवहन मंडल को हम लोग कहते हैं अधोमंडल। अधोमंडल अधोमंडल कहते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि पोल पर 8 किलोमीटर हाइट होती है दोस्तों। जबकि इक्वेटर पे आप बात करेंगे
जबकि इक्वेटर पे आप बात करेंगे तो लगभग 18 किलोमीटर इसकी सीमा होती है। इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। यह हम लोग कह सकते हैं क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या कह दें विषुवत रेखा। क्या कहें दोस्तों? विषुवत रेखा। तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, पूछ सकता है। औसत जो ऊंचाई होती है दोस्तों, ये 15 किलोमीटर होती है। जो औसत ऊंचाई होती है दोस्तों 15 किलोमीटर होती है। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं दोस्तों, इसी मंडल में होती हैं। इसी मंडल, जैसे बादल। क्या दोस्तों? जैसे बादल। वर्षा की बात कर लें, वर्षा भी की घटना यही होती है। वर्षा की बात हो गई, आंधी तूफान की भी बात कर लें तो यही होती है। आंधी की बात कर लें, तूफान के बारे में बात कर लें तो यही होता है। क्षोभ मंडल में दोस्तों, क्षोभ मंडल में जो गैसें हैं, क्या है? जो गैसें हैं ये बहुत ही सघन अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें होती हैं? इस सघन अवस्था में होती हैं। अर्थात घनत्व जो है, ये घनत्व ज्यादा होता है। क्या है? घनत्व ज्यादा होता है दोस्तों। यहीं पे भारी गैसें भी पाई जाती हैं। भारी गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे जैसे दोस्तों ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो वायु है वो क्या है? विरल होता जाएगा। वायु विरल होता है, वायु विरल होता जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि वायुयान विमान किस मंडल में उड़ता है। तो दोस्तों जो घरेलू विमान होते हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे, जो घरेलू विमान होते हैं वो इसी मतलब क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं दोस्तों। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। लगभग आप देखिए 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान डाउन हो जाता है, गिर जाता है। मतलब 165 किलोमीटर आप ऊपर चलेंगे तो वहां देखेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिलेगा आपको दोस्तों। क्षोभ मंडल के ऊपर ही आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक, 1 से 1.5 किलोमीटर तक एक ट्रोपोपॉज, क्या दोस्तों? ट्रोपोपॉज एक लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा, जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। मतलब अगर आपसे बात करें कि ये है, यहां तक आपसे कहा गया कि क्षोभ मंडल है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक, 1 से 1.5 किलोमीटर तक क्या है? इसका हम नाम लिख देते हैं दोस्तों, ट्रोपोपॉज। क्या है? ट्रोपोपॉज, इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। चलिए दोस्तों इसे नोट कर लें।
अगला हम लोग देखते हैं समताप मंडल। जो अगला मंडल है दोस्तों वो है समताप मंडल। तो समताप मंडल के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों, ये क्षोभ मंडल के बाद 50 किलोमीटर पोल पर है और 50 ही किलोमीटर जो है दोस्तों वो विषुवत रेखा पर है। तो देखा जाए तो सबसे कम ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा कहाँ? पोल पर। कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? पोल पर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर इसके बारे में हम लोग नोट करें तो हेडिंग डाल सकते हैं क्या? समताप मंडल। तो डाल दें समताप मंडल। इंग्लिश में बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं दोस्तों। जो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो 50 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 50 किलोमीटर। ध्रुवों पर दूसरा पूछ सकता है कि ध्रुवों पर मोटाई ज्यादा होती है। ध्रुवों पर मोटाई ज्यादा होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर मोटाई कम होती है। लेकिन विषुवत रेखा पर मोटाई कम होगी। अगला पॉइंट लोग बात करें तापमान की। तापमान की बात करें तो प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है। प्रारंभ में जो तापमान है ये स्थिर होता है। क्या दोस्तों? स्थिर होता है। लेकिन लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद अचानक से बढ़ जाती है। अचानक से वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ओजोन परत के कारण। ओजोन परत के कारण दोस्तों देखें, ओजोन परत का जो विस्तार है ओजोन परत का विस्तार जो है ये लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक है। कहा दोस्तों 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत का विस्तार है। देखें, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आने वाले समय में कि ओजोन होल, क्या दोस्तों? ओजोन होल कहां पे बन रहा है? तो ये कहां बन रहा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर क्या है? ओजोन होल बन रहा है। ओजोन होल बन रहा है। ओजोन होल को प्रभावित कौन करता है दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओजोन होल
ओजोन परत को CFC जो गैस है ये अधिक मात्रा में प्रभावित कर रही है, मतलब हानि पहुंचा रही है। क्लोरोफ्लोरो क्लोरीन। एक अक्सर पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? ये क्वेश्चन बनने की अधिकतर संभावना बनी रहती है। तो ये किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन संरक्षण से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला मंडल कौन सा है दोस्तों? अगले मंडल की बात करें तो मध्य मंडल। क्या दोस्तों? मध्य मंडल। चलिए, मध्य मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? ये 50 से 80 किलोमीटर है दोस्तों। जितने भी आपको उल्का पिंड देखने को मिलेंगे, वो यहीं मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। क्वेश्चन बनता है कि उल्का पिंड किस मंडल में दिखाई देता है? तो मध्य मंडल में दिखाई देता है दोस्तों। वायुमंडल में निम्नतम ताप यही होता है, इसको भी आप नोट कर लें। तो निम्नतम ताप जो है, निम्नतम ताप इसी मंडल में होता है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बादल है जिसे हम लोग कहते हैं नाक्टिलूसेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? नाक्टिलूसेंट। नाक्टिलूसेंट बादल कहाँ मिलता है? मध्य मंडल में। कहाँ मिलता है दोस्तों? मध्य मंडल में मिलता है। इसे नोट कर ले दोस्तों। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है आयन मंडल। क्या दोस्तों? आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो इसकी ऊंचाई है, पहला जो बनता है कि ऊंचाई कितनी है। जो दोस्तों ऊंचाई है इसकी, वो 80 से 640 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 80 से 640 किलोमीटर। जो तापमान है, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यहाँ पे क्या है? तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान क्या है? ये बढ़ेगा। यहां विभिन्न आवृत्ति की परावर्तित, यहां विभिन्न, देखिए नोट कर लें, विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कण हल्के होने के कारण ऊपर जाते हैं तथा इनका आयनीकरण यहीं पे होता है। चलिए दोस्तों, अंतिम मंडल देख लेते हैं दोस्तों।
अंतिम मंडल है बहिर्मंडल। क्या है दोस्तों? बहिर्मंडल। एक सेकंड दोस्तों। क्या है? या बाह्य वायुमंडल। वायुमंडल की बात कर लें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 640 से 1000। 640 से दोस्तों 1000। इस परत की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन यह है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ध्रुवीय उपग्रह है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या दोस्तों? ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह मतलब सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, वो इसी बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में क्या है? ध्रुवीय उपकरण ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। मौसम संबंधी जानकारियां भी इन्हीं सैटेलाइट से हमें प्राप्त हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, जितनी भी जानकारी थी वो आपको बता दी गई दोस्तों। सभी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे दोस्तों। तो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। ये आपको बताना दोस्तों कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। इसमें अभी इस पे चर्चा हुई दोस्तों कि जो भारी गैसें हैं वो जो है वायुमंडल के निचले भाग में रहती हैं, जो हल्की गैसें हैं ये ऊपर चली जाती हैं। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल के लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। मतलब अगर हम बताएं यहाँ अगर आप नोट करना चाहें तो क्या है कि जो भी हल्की गैसें हैं, जो भी हल्की गैसें हैं वो क्या है? जो भी हल्की गैसें हैं दोस्तों ये ऊपर उठ जाती हैं। जो भी हल्की गैसें हैं ये क्या है? ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन जो भारी गैसें हैं ये तो ऊपर नहीं उठती हैं, ये क्या नीचे रह जाती हैं। जितनी भी हल्की गैसें हैं, जितनी भी हल्की गैसें ये क्या ऊपर उठ जाएंगी। लेकिन जो भारी गैसें हैं ये नीचे सतह पर रह जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसकी आप बात करें तो ये 20 किलोमीटर ऊंचाई तक आपको अधिक मिलती है। क्या? 20 किलोमीटर ऊंचाई तक। इसके बाद आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात कर लें। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात कर लें तो ये लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त मिल जाते हैं। 100 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाते हैं। हाइड्रोजन की आप बात करेंगे तो लगभग 125 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएगा। 125 किलोमीटर तक। तो अभी आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है, एथेन व ऑक्सीजन है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, मुख्यतः पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? अभी इसके बारे में चर्चा हुई थी दोस्तों थोड़ी देर पहले कि अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो हमने आपको सारी गैसों के बारे में बताया था, कौन कितना परसेंटेज है हमने ये भी आपको बताया था। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, सी दिया है ऑक्सीजन और डी दिया है हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन।
ऑप्शन बी, ये सही है दोस्तों। क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है, फिर क्या है, ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, इसके बाद आप देखेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। नाइट्रोजन कितने परसेंट है दोस्तों, लगभग 78.084% है। ऑक्सीजन की हम लोग बात कर लें तो 20.947 इतना परसेंट आपको वायुमंडल में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है। कुछ गैसें दी हुई दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें दी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ओजोन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, नियॉन दिया है। इसमें से पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की अस्थायी गैस है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी अस्थायी गैस है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अस्थायी गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, नाइट्रोजन। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। आइए देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। इसमें से सही उत्तर आपको बताना दोस्तों, तो सही उत्तर होगा ट्रोपोस्फीयर। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है। ये आपको बताना है कि किस वायुमंडलीय परत में होती है दोस्तों। तो अभी जैसे आइए ऑप्शन देखते हैं, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। जो भी घरेलू विमान है ये भी यहीं उड़ते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल विमान को छोड़कर। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में और प्रकाश मंडल में। देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल तो आप देखे थे कि जैसे ही पृथ्वी है ये, इसके ऊपर क्या है, ये क्षोभ मंडल है। लेकिन इससे 1 से 1.5 किलोमीटर, अगर आप दोस्तों देखेंगे, इससे 1 से 1.5 किलोमीटर क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल की सीमा। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल की सीमा। तो नहीं क्षोभ मंडल में है ओजोन, नहीं क्षोभ मंडल की सीमा में है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्तों। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल में तो होगा ही नहीं, सबसे बहिर्मंडल भी हो सकता है प्रकाश मंडल। हम लोग ऐसी किसी मंडल के बारे में बात नहीं किए हैं अभी। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी बचा है दोस्तों, समताप मंडल। तो ओजोन परत कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, समताप मंडल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत स्थित है, ओजोन परत कहाँ स्थित है, ये आप सभी ने देख लिया है, कहाँ, समताप मंडल में। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीव सुरक्षा करता है, ये आपको बताना दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ट्रोपोस्फियर है, आयनोस्फियर है, ओजोन की परत है और धुंध है। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या है, ओजोन की परत। ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि ओजोन की परत क्या है, जो भी यूवी रे हैं, जो भी पराबैंगनी किरणें हैं, ये उनको क्या करता है, रोकता है। किसको, यूवी रे को, अल्ट्रावायलेट रे को, मतलब परा
वैज्ञानिक किरणों को क्या करता है, ये रोक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, बताइए। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं, भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता से बचाना, भूतल पर परावैज्ञानिक किरण, ये दोस्तों पात नहीं है, ताप होगा। भूतल पर परावैज्ञानिक किरण, भूतल पर परावैज्ञानिक विकिरण ताप होगा, को थामना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं, भूतल पर परावैज्ञानिक विकिरण ताप को थामना। ये परावैज्ञानिक किरणों को नीचे नहीं आने देता है दोस्तों, जो नुकसान करेगा हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ओजोन परत बताती है, बताइए। आपको बताना ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थित शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो ओजोन परत बताती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से। कहा दोस्तों? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। देखिए ये क्या है, 8 किलोमीटर भाई, 8 आप देखेंगे कि 8 किलोमीटर पोल पर, 18 किलोमीटर इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। किसी है? क्षोभ मंडल की। इसकी औसत क्या है दोस्तों? 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब आप देखिए, ओजोन परत पूछा है, तो ओजोन परत कहाँ होगा? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में। तो ये मिलेगा आपको समताप मंडल में। समताप मंडल कहाँ शुरू होगा? 8 से के ऊपर 50 किलोमीटर, 8 के ऊपर 50 किलोमीटर, लगभग 8 के ऊपर ही मिल जाता है। लगभग आप देखेंगे तो 20-22 मतलब 15 से 20 किलोमीटर की ऊपरी सतह जो है, ये वायुमंडल की परत, ये ओजोन परत बताती है। मतलब ये 20 किलोमीटर के जस्ट ऊपर ही है ओजोन परत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 15 से 20, बी है 40 से 50, सी है 70 से 80, डी है 110 से 120। ये आपको बताना है सही उत्तर दोस्तों। तो अभी आप देखे हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या? 15 से 20, 15 से 20, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। देखिए दोस्तों, रेडियो तरंगों के जो विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों, मतलब जो भी तरंगे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी, उन्हें जाने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि जो भी पार्टिकल हैं उनके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा या फिर चार्ज को अपनी तरफ धक्का देगा, या तो अपनी तरफ खींचेगा या फिर धक्का देगा, दो ही काम हो सकता है। इसी केस में रेडियो तरंगे चल सकती हैं। तो क्या है, तो जहां पे आयन बहुत होंगे, तो आयन कहाँ होंगे दोस्तों? आयन आप देखिए डी, आयन मंडल में अधिक आयन मिलेंगे, आयन मंडल में अधिक आयन मिलेंगे, तो यहीं पे रेडियो तरंगों के विक्षेपण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसमें कौन सा सही है दोस्तों? आयन मंडल। अभी इसके बारे में चर्चा हुई है। क्या है? आयन मंडल। ये आयन मंडल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। देखिए पहली बात तो बेतार, बेतार का मतलब है
जैसे हम मोबाइल से यहाँ फोन लगाते हैं, भाई इसमें तो कोई तार वार लगा नहीं है, यहाँ दूर बैठा एक आदमी जिससे हम आपस में बात करते हैं, तो क्या यहाँ से तक किसी तार द्वारा कनेक्ट है? नहीं, मतलब बिना तार के, वायरलेस, मतलब बिना तार के वायरलेस पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी बहिर्मंडल। इसमें आपको बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या है? तो कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? अभी आपने देखा है, इसके ऑप्शन जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो कौन सा है भाई? दूर संचार मतलब आयन, जहां पे आयन होंगे। आयन कहां पे होंगे? आयन मंडल में। आयन कहां होंगे? आयन मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? देखिए, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं दोस्तों? मतलब जो उपग्रह, जो सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं, वो किस मंडल में जाकर स्थित होता है, जहां से हमें मौसम की जानकारी देता है, या सिग्नल हम लोग भेजते हैं, सिग्नल हमें मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग होके सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन दिया है बहिर्मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। तो इसमें कौन सा आंसर सही है दोस्तों? तो इसमें बहिर्मंडल। कहाँ? सबसे ऊपर। कहाँ दोस्तों? बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल क्या है? जितने भी उपग्रह होते हैं कहाँ होते हैं? बहिर्मंडल में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।